न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में ना तो अब तक सीट शेयरिंग की कोई बात हो पाई है, ना ही पीएम पद पर और ना ही संयोजक पर। तो वहीं कहीं ना कहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मसला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर एनडीए और इंडिया सीट शेयरिंग के इस मसले को कैसे सुलझाएगा और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का बंटवारा किस तरीके से होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। सबसे पहला सवाल मैं एनडीए से लेना चाहूंगी कि अगर हम सीट शेयरिंग की जब भी बात करते हैं, हमेशा इंडिया अलायंस की बात करते हैं कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का पेच फंस रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहार में एनडीए पे भी कहीं ना कहीं पेच फंसेगा। चिराग पासवान, जितन राम मांझी, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, तो एनडीए सीट शेयरिंग पर कैसे अपनी गुत्थी सुलझाएगी? सलोनी, ऐसा है कि बिहार में अभी चाहे एनडीए की बात हो या इंडिया ब्लॉक की बात हो, सीट शेयरिंग की बात इसलिए रुकी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के फैसला नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के एक असमंजस की स्थिति है, एक संशय की स्थिति है। ये माना जा रहा है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से भी बात चल रही है, वो वापस एनडीए में जा सकते हैं और इसकी वजह से एनडीए में भी और इंडिया ब्लॉक में भी दोनों जगह सीट शेयरिंग की बात जो है वो रुक गई है। अब आपने जो कहा कि एनडीए की जो ये चार पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये चार लोगों के आपने नाम लिए। ये चारों लोग एनडीए के साथ हैं और उनको एनडीए के साथ ही रहना है। और ये एक बात तय है कि इस बार अगर नीतीश कुमार आ भी जाते हैं एनडीए में, तब भी इन चारों की स्थिति नहीं बदलने वाली है। ये चारों लोग रहेंगे। इनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है। तो अब पेच ये है, जो आपने कहा वो पेच ये है कि 6 सीटें हैं लोक जनशक्ति पार्टी को। पिछली बार 6 सीटें मिली थी और राज्यसभा की 1 सीट मिली थी, जिस पर रामविलास पासवान राज्यसभा में गए थे। तो अब जब रामविलास पासवान का निधन हो गया तो वो राज्यसभा की सीट वापस ले ली बीजेपी ने। तो अब 6 सीटें बची लोकसभा की, उसमें 5 एमपी चले गए थे पशुपति पारस के साथ और वो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान अकेले बचे थे। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो जिस समय चिराग पासवान वापस एनडीए में आए, जो एनडीए की बैठक हुई थी, आप याद करिए, यहाँ जुलाई में जिस दिन इंडिया ब्लॉक की बैठक बेंगलुरु में हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने उनका गले लगा करके स्वागत किया था और जेपी नड्डा ने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो मुख्य धड़ा है वो चिराग पासवान का है, वो अब हमारे साथ आ गए। तो बीजेपी मुख्य धड़ा मानती है चिराग पासवान को। पशुपति पारस भले केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जो मुख्य खेमा है वो चिराग पासवान का है। तो अगर 6 में से ज्यादा सीटें देनी है बीजेपी को तो वो चिराग पासवान के खाते में जाएंगी वो सीटें। और अभी पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा कि जो वीणा सिंह गई थी पशुपति पारस के साथ, वो छोड़ करके चली आई हैं, वो चिराग पासवान के साथ हैं। तो इस तरह से वो डिजर्ट कर रहे हैं। उस तरह पशुपति पारस के पास ले दे करके वो अकेले बचेंगे या 1 या 2 नेता उनके साथ और बचेंगे। और ये भी संभव है कि उनको बीजेपी अपने सिंबल से लड़ाने की कोशिश करे, कमल के निशान से उनको टिकट दे। तो ज्यादा सीटें वहां मिलेंगी वो चिराग पासवान के खाते में जाएंगी। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, पिछली बार जब वो एनडीए में थे तो उनको 3 सीटें मिली थी और वो तीनों पर जीते थे। लेकिन उस समय नीतीश कुमार अलायंस में नहीं थे और बीजेपी पहला चुनाव बिना नीतीश कुमार के लड़ रही थी, तो इसलिए ज्यादा कंसिडरेट थी बीजेपी ने 3 सीटें उनको दे दी थी। इस बार 3 सीटों की बात नहीं हो रही है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उससे कम सीटों की बात हो रही है, 2 सीट की बात हो रही है। जीतन राम मांझी को लेकर के अगर कहें तो उनके 1 सीट की बात है, जो गया सीट की बात है, वो 1 सीट उनको मिल सकती है। इन 4 के अलावा एक और पार्टी है बिहार की विकासशील इंसान पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है। वो फैंस पर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अभी कि नीतीश कुमार के साथ बात फाइनल हो बीजेपी की, ये तय हो जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये फैसला होने के बाद वो फैसला करेंगे। वो भी एनडीए में आना चाहते हैं, लेकिन वो फैसला तब करेंगे जब नीतीश कुमार का फैसला हो जाएगा। तो ये इन पार्टियों का मामला सब कुछ अगर ये कहें एक लाइन में कि नीतीश कुमार की वजह से रुका हुआ है या ठहरा हुआ है, तो वो गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार का जिस दिन ये हो जाएगा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके 1 हफ्ते के भीतर इन सब का सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो कांग्रेस का पेच मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार में फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर स्टैंड ले चुकी है और नीरज कुमार ने तो साफ कहा है कि 16 सीटें हमारी हैं, बाकी वो लोग देख लें। अब कांग्रेस को बिहार में 10 सीटें चाहिए, बच रही है आपके पास 6 सीटें, तो आखिर कांग्रेस अपनी वो 10 सीटों की डिमांड को कैसे पूरा करेगी बिहार में? देखिए, कांग्रेस ने 10 सीटों की मांग तो कर दी थी। जब मुकुल वासनिक के साथ बैठक हुई थी तो कांग्रेस ने कह दिया था प्रदेश कमेटी के लोगों ने कि 10 सीटें चाहिए। लेकिन उनकी जो एक पोजिशनिंग है, एक स्टैंड है कांग्रेस का, वो ये है कि पिछली बार जब आरजेडी के साथ अलायंस था कांग्रेस का, वो 9 सीटों पर लड़ी थी। तो कांग्रेस के नेता 9 सीटों के लिए है कि 9 सीटें हमको चाहिए हैं, लेकिन वो 9 सीट एक बार्गेनिंग की पोजीशन है। हमेशा हायर पोजीशन से बार्गेनिंग शुरू की जाती है, तो कांग्रेस ने ऊपर से बार्गेनिंग शुरू की है। कांग्रेस को भी पता है कि 9 सीटें नहीं मिलनी है। पिछली बार 9 सीटें लड़ करके 1 सीट जीती थी कांग्रेस, तो 9 सीटें नहीं मिलनी है। आरजेडी जेडीयू कोई भी उनको इतनी सीटें नहीं देना चाहेगा। वो विधानसभा चुनाव में सबने देखा कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ गई और सिर्फ 19 सीटें जीती। अगर उस समय ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ती तो गठबंधन के नतीजों की स्थिति, तस्वीर शायद दूसरी होती। तो कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देनी है और कांग्रेस बहुत ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में बिहार में नहीं है। अगर जेडीयू आरजेडी के साथ ही रहता है, जो अभी इंडिया ब्लॉक है, 6 पार्टियों का जो अभी ब्लॉक है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, अगर ये 6 पार्टियां साथ में रहती हैं तो कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सीट की गुंजाइश बचती है। इससे ज्यादा सीट की गुंजाइश नहीं बचेगी। जो नीतीश कुमार की पार्टी ने जो 17 सीट का स्टैंड लिया है, वो इस आधार पर लिया है क्योंकि बीजेपी के साथ पिछली बार जब उनका तालमेल हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर लड़े थे। तो नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी केंद्र में सरकार थी, इसके बावजूद उसने हमको बराबरी का दर्जा दिया, हमको बराबर सीटें दी। अपनी जीती हुई 6 सीटें छोड़ करके बीजेपी ने अलायंस किया था नीतीश कुमार से। उस समय बीजेपी के पास 23 सीटिंग एमपी थे उसके पास लोकसभा में। इसके बावजूद उसने 6 सीटें छोड़ी और 17-17 पर अलायंस किया। तो इसीलिए जेडीयू 17 सीट पर स्टैंड लिए हुए है और उसमें भी 16 सीटें वो जो जहां से उनका जीता हुआ है एमपी अभी। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जो स्टैंड है वो 17 सीट का है। लेकिन सलोनी, ये नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, वो अलायंस के रास्ते में बाधा नहीं है। देखिए, अगर मंशा ठीक है, नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं जाना है और इंडिया में ही रहना है, तो नंबर ऑफ सीट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 आध सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ज्यादा पेच जो है वो कौन कौन सी सीटें हैं उस पर आएगी। ज्यादा पेच उसमें फंसेगा कि कौन कौन सी सीटें होंगी, क्योंकि सीटों की अदला बदली होनी है। अभी जो 16-17 सीट है, ये हो सकता है कि दोनों में अगर नियत ठीक है दोनों की और दोनों इस संकल्प पर कायम है कि हमको बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी को हराना है, तो फिर 16-16 सीटों पर भी बात हो सकती है कि 16-16 सीटें दोनों ले लें, जेडीयू और आरजेडी, और बची जो 8 सीटें बचती हैं उसमें 5 या 6 सीट कांग्रेस को दे दें और 2 सीटें लेफ्ट को दें। लेफ्ट को कम से कम 2 या 3 सीट देनी होगी ताकि 1 सीट सीपीआई लड़े। आपको ध्यान हो, आप पता ही होगा, कल डी राजा पटना गए थे और डी राजा ने जो सीपीआई है वो नीतीश कुमार से भी मिले, लालू यादव के यहाँ भी मिले। तो दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से उनकी बात हो ही गई है। तो एक सीपीआई की इच्छा है 1 सीट लड़ने की, जो बेगूसराय की सीट है जहां पिछली बार कन्हैया कुमार लड़े थे और उसके पहले भी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उनके बड़े नेता हैं, वहां से लड़ते जीतते रहे हैं। तो वो लड़े, ये एक मंशा सीपीआई की भी है। और सीपीआई एमएल जिसके 12 एमएलए हैं, उसको भी 1 या 2 सीटें चाहिए। तो हर हाल में 2 या 3 सीट लेफ्ट के लिए चाहिए है और 5 सीटें कम से कम कांग्रेस के लिए चाहिए, प्लस 1 राज्यसभा की सीट। अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वो रिटायर होने के वो सीट कांग्रेस को चाहिए है। तो लोकसभा सीट पर जो बार्गेनिंग होगी कांग्रेस की, वो ये होगी कि 4 या 5 सीट जो भी आप देते हैं कांग्रेस को, वो दीजिए और प्लस 1 राज्यसभा की सीट दीजिए और लेफ्ट के लिए भी 2 या 3 सीटें छोड़िए। तो ये तभी होगा जब 16-16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू में समझौता हो। 16-16 सीटों का 17 सीट पर नीतीश कुमार अड़ते हैं, सीट अदला बदली के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मंशा उस तरह से नहीं है जो पहले थी, जो जून जुलाई में थी, वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं पीछे हटने या एनडीए के साथ जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। तभी वो अड़ेंगे ताकि एक बहाना मिले अलायंस तोड़ने का।
क्या लगता है आपको कि आखिर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का पेच कहाँ कहाँ फंस रहा है? क्योंकि कांग्रेस की बात करें, पहले उन्होंने आरजेडी के साथ बैठक करी सीट शेयरिंग पे, फिर आम आदमी पार्टी के साथ हुई, आज महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ और एनसीपी गुट के साथ बैठक हुई, कल उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर बैठक होगी जिसमें रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। अब पेच कहाँ फंस रहा है? बंगाल में कांग्रेस टीएमसी, बिहार में कांग्रेस जेडीयू आरजेडी के सीटों को लेकर मतभेद है। तो आखिर ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ पा रही है? क्योंकि 4 बैठकें भी हो चुकी हैं, 4 बैठकें होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वक्त आपके पास भी नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आखिर ये इंडिया अलायंस का जो सीट शेयरिंग का पेच है, ये आखिर फंस कहाँ रहा है? देखिए, जो 4 बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में एक बार भी सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत नहीं हुई है। और पहली 3 बैठक तो वार्म अप टाइप से बैठक थी, और चौथी बैठक फिर से वापस कंसोलिडेट करने की बैठक थी। तो पहली 3 बैठक जो हुई थी पटना, बेंगलुरु और मुंबई में, वो वार्म अप बैठक थी। उससे एकजुट हो रहे थे, सब एक दूसरे को समझ रहे थे, जान रहे थे। उसके बाद अचानक चुनाव आ गए, 5 राज्य, अचानक क्या 5 राज्यों के चुनाव में चली गई कांग्रेस पार्टी। और फिर जब लगा कांग्रेस हार गई 3 राज्यों में और ये लगा कि अब बिखर सकता है, तो एक कंसोलिडेशन के लिए बैठक हुई दिल्ली में। सीट बंटवारे की चर्चा अब हो रही है। और आपने कहा कि जो पहली बैठक हुई थी सीट बंटवारे की, आरजेडी और कांग्रेस की हुई थी, उसमें जेडीयू नहीं शामिल हुई थी। जेडीयू को भी कहा गया था शामिल होने के लिए, लेकिन जेडीयू के नेता नहीं आए, और आरजेडी के मनोज झा के साथ कांग्रेस की जो नेशनल अलायंस कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो अभी कहीं ना कहीं अपना प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए हुए है, या तो ज्यादा सीटों के लिए या ये पोजिशनिंग करने के लिए कि वहां से निकल सके उस अलायंस से। तो सीट बंटवारे का पेच एक तो यहां फंस रहा है। अगर बिहार की बात करें, फिर हम बाकी राज्य पर आपको बताते हैं, आते हैं उस राज्य पर। बिहार में क्या है कि सिर्फ 17 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी नहीं मांग रही है, 16 वो सीटें मांग रही है जो वो जीते हैं। और उसमें कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जो जिस पर आरजेडी को चुनाव लड़ना है, जो आरजेडी के कोर समीकरण वाली सीटें हैं, जहां आरजेडी का यादव मुस्लिम वोट आधार ऐसा है कि आरजेडी वो सीटें नहीं छोड़ सकती है। जैसे जहानाबाद की सीट है, सुरेंद्र यादव पुराने नेता हैं, लड़ते रहे हैं और बहुत क्लोज हैं लालू यादव के। जहानाबाद सीट पर अभी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीते हुए जेडीयू के, तो जेडीयू अगर वो सीट नहीं छोड़ती है तो लालू यादव क्या करेंगे? इसी तरह से सीतामढ़ी की सीट है, जेडीयू जीती थी, सुनील कुमार पिंटू। अब वो अगर उसी सीट पर जेडीयू दावा करती है तो आरजेडी क्या करेगी? मधेपुरा सीट है, पूर्णिया सीट है। इस तरह की कई सीटें ऐसी हैं जहां जहां जेडीयू का दावा बहुत बड़ा है। जेडीयू छोड़ने को राजी नहीं कि हम जीते हुए हैं, जो सीट हम नहीं छोड़ेंगे। अगर जेडीयू नहीं छोड़ेगी तो आरजेडी का समीकरण बिगड़ेगा, आरजेडी अपने समीकरण के कैंडिडेट कहां से उतारेगी? इस तरह की कई सीटें हैं। ये वो सीटों का पेच फंसेगा जब सीट की अदला बदली आएगी। आप देखिए, जेडीयू जितनी सीटें जीती है वो सब आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ लड़के जीती है। आरजेडी कांग्रेस को हरा करके जीती है, तो वहां तो सीटों की सीट की अदला बदली करनी ही होगी। तो इसकी वजह से वहां एक पेच फंस रहा है बिहार में। आपने बंगाल की बात कही, झारखंड में ज्यादा पेच नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के इसलिए थोड़ी खींचतान हो गई है क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, उस समय बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी कांग्रेस के अलायंस में थी। अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो मरांडी की पार्टी को पिछली बार 2 सीटें दी गई थी लोकसभा की। हेमंत सोरेन अब कह रहे हैं कि वो दोनों सीटें हमको चाहिए है, क्योंकि एक आदिवासी नेता की पार्टी को दिया था, तो वो सीट हमको चाहिए। अगर वो सीट जेएमएम को जाती है तो 7 कांग्रेस, 6 जेएमएम और 1 आरजेडी का ये समीकरण बनेगा। लेकिन उसमें से एक सीट और चाह रही है कांग्रेस का फॉर्मूला है 8, 5 और 1 का। तो एक सीट का वो पेच झारखंड में भी निकालना होगा। बड़ा पेच पश्चिम बंगाल में है, जहां कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे रही है ममता बनर्जी जी। और आपको पता है कि पिछली बार भी जो ऑनस्लॉट था, एक तरह का कत्लेआम था कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ, लेफ्ट और कांग्रेस को खत्म हो गई थी दोनों पार्टियां। उस कत्लेआम में भी कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी और अबू हासिम खां चौधरी मालदा और बहरामपुर सीट जो है वो वहां ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पहले मजबूत थी तब भी जीतती थी, अब कमजोर है तब भी जीतती है। तो ममता बनर्जी वही 2 सीटें कह रही हैं, और अधीर रंजन चौधरी ने इसको खारिज कर दिया है और बहुत तीखा अटैक किया ममता बनर्जी के ऊपर। कहा कि वो नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के साथ मिल गई हैं, इसीलिए कांग्रेस को सीटें नहीं दे रही। तो वहां ये पेच, कांग्रेस पार्टी वहां कम से कम 5-6 सीटें मांग ही रही है,
जो एक रायगंज सीट है जहां से दीपा दास मुंशी जीतती थी, अभी वो उनको बड़ा प्रभार दिया गया है, केरल और तेलंगाना का उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो एक दीपा दास मुंशी की सीट है, एक जंगीपुर सीट है जहां से प्रणब मुखर्जी जीतते थे, बाद में उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी जीते। तो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, रायगंज है, जंगीपुर है, बहरामपुर सीट है। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की बहुत मजबूत आधार वाली सीट है और कांग्रेस को वो चाहिए सीटें। अगर ममता बनर्जी नहीं देती हैं तो कांग्रेस वहां अकेले लड़ेगी, पिछली बार की तरह, जिस तरह 2019 में कांग्रेस अलग लड़ी थी, लेफ्ट मोर्चा अलग लड़ा था, ममता बनर्जी अलग लड़ी थी और बीजेपी अलग लड़ी थी। इस चार कोणीय संघर्ष में ममता बनर्जी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। ममता बनर्जी को 10 सीटों का 11 सीटों का नुकसान हुआ था, वो सारा गेन बीजेपी को हो गया था। तो वो स्थिति न आए, इसको अवॉइड करने के लिए एक तरह का समीकरण बनाना होगा, चाहे वो खुल करके आप सामने सीटों का तालमेल करके बनाएं या अंदर खाने जो तालमेल होता है, सीटों की एडजस्टमेंट होती है, आप ऐसा करें। अंदर खाने की तालमेल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां का समीकरण जरा संवेदनशील है। वहां हिंदू वोट जो है 70% हिंदू आबादी है और उसमें से 41% वोट बीजेपी को पिछली बार मिला था। इसका मतलब है कि 60% से ज्यादा हिंदू वोट किया था पिछली बार बीजेपी को। तो उस पोलराइजेशन को अगर रोकना है तो फिर लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तीनों को एक समझदारी के साथ अपना अलायंस वहां बनाना होगा। इसकी वजह से वो पेच पश्चिम बंगाल में फंस रहा है। और आपने कहा और आप कोई और स्टेट कह रही थी? मैंने महाराष्ट्र की बात करी और यूपी की बात करी। देखिए, महाराष्ट्र में तो वो संजय राउत जो बयान दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है उस बयान का, क्योंकि वो पिछली बार वो अपनी 23 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 22 महाराष्ट्र की और एक दादर नागर हवेली की सीट जहां मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर चुनाव जीती हैं शिवसेना के टिकट से चुनाव लड़के। तो ये 23 सीटें वो मांग रहे हैं, लेकिन अब 23 सीटों की हैसियत शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नहीं है। पार्टी तो टूट गई है उनकी। उनके 12-13 एमपी जो लोकसभा के एमपी हैं वो चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और उनके विधायक भी जो हैं अधिकतर 40 विधायक चले गए हैं शिंदे गुट के साथ। तो अब पार्टी तो कमजोर हुई है ना उनकी। अब इस आधार पर कि 23 सीटें, अब असली शिवसेना चुनाव आयोग ने माना है एकनाथ शिंदे गुट को, तो क्या शिंदे बीजेपी से 23 सीटें मांग सकते हैं कि हमको 23 सीट दीजिए, हम पिछली बार 23 सीट लड़े थे? तो ये तो सिर्फ एक बार्गेनिंग की पोजीशन है, पोजिशनिंग है, बार्गेनिंग का एक, आप ऊपर से बार्गेनिंग कर रहे हैं 23 सीटों की। वहां क्या है, बड़ी पार्टी रहेगी, ज्यादा सीटें हो सकता है कि शिवसेना को ही मिले, लेकिन वो कांग्रेस और शिवसेना की सीटें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वहां अभी मुख्य विपक्षी पार्टी है। विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, और शिवसेना के बाद जब एनसीपी टूटी तो कांग्रेस के नेता को वहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया कांग्रेस के नेता को। तो कांग्रेस अभी बार्गेन करने की बेटर पोजीशन में है वहां। लेकिन अभी जो चर्चा हमने सुनी, जो बातें हुई हैं इन लोगों के बीच में, जो ऑफर शिवसेना की तरफ से है वो 19 सीट का था कि 19 सीट शिवसेना लड़ती है, 13 कांग्रेस लड़े और 10 सीटें एनसीपी को दी जाए। इसके बीच क्या है, उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से तालमेल कर लिया है। वहां प्रकाश अंबेडकर की पार्टी थे, वंचित बहुजन अघाड़ी जो है उसके साथ एक तालमेल कर लिया है, और अभी आगे बढ़ के संजय राउत ने उनके लिए तो एक सीट भी घोषित कर दी, कहा दिया कि अकोला सीट लड़ेंगे प्रकाश अंबेडकर। अभी सीटों का तालमेल उनका नहीं हुआ और संजय राउत ने अकोला से घोषित कर दिया उम्मीदवार प्रकाश अंबेडकर को। एक सीट राजू शेट्टी की तय की है, वो सब लोग को पता है कि वो सांगली, वहां जहां वो राजनीति करते हैं, जहां से एमपी होते रहे उधर लड़ेंगे वो। और 4 सीटें रखी गई हैं सस्पेंस, 4 सीटें भी रखी गई हैं विवाद के श्रेणी में कि 4 सीटों का फैसला बाद में होगा। 44 सीटें ऐसे बटी हैं, 19, 13, 10 और एक सीटें प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी की। लेकिन ये अंतिम फॉर्मूला नहीं है, ये अंतिम फॉर्मूला नहीं है। जो शरद पवार की पार्टी है वो 20-22 सीटें लड़ती रही है कांग्रेस पार्टी के अलायंस में, तो वो भी 12-13 सीटों से कम पे राजी नहीं होंगे। कांग्रेस जो 25 सीट लड़ती रही है वो भी 15 से ऊपर सीटें लेगी। तो ये नंबर ऑफ सीट्स का मामला है, और वो प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि इसी साल वहां विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो विधानसभा में असली जो शिवसेना है और एनसीपी है उसकी लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र की होती है। उनको लोकसभा सीटों से उतना मतलब नहीं होता है जितना विधानसभा सीटों से मतलब होता है। तो लोकसभा में ज्यादा सीटें मांग करके वो कांग्रेस पर इस बात के लिए प्रेशर डाल रहे हैं ताकि कांग्रेस झुके विधानसभा के सीटों के बंटवारे में, और विधानसभा में शिवसेना को सबसे बड़ी पार्टी माने, एनसीपी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी माने, दोनों को ज्यादा सीटें मिले। इसके लिए लोकसभा की ज्यादा सीटों का दावा करके और उस पर बार्गेनिंग की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली शिवसेना और शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति करनी है। उन दोनों को अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाना है वहां, उससे ज्यादा की
उनको पता है कि उनका कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, या देश की राजनीति में उनकी पार्टी कोई लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं बनने वाली है, या सरकार बनाने की स्थिति नहीं होने वाली है। इसलिए उनकी बार्गेनिंग विधानसभा के लिए होनी है, जहां चुनाव अक्टूबर में होना है, तो उसकी बार्गेनिंग के लिए लोकसभा पर ज्यादा दावा हो रहा है। अगर कांग्रेस बातचीत के टेबल पर बैठेगी तो उनको कहा जाएगा कि भाई आप लोकसभा में आपको ज्यादा सीट तब मिलेगी जब आप विधानसभा में कंसीड करिए सीटें, विधानसभा में हमको ज्यादा सीट दीजिए। अब उत्तर प्रदेश की जो बात है, वो उत्तर प्रदेश में एक समय थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है, अलायंस ही नहीं करेंगे किसी तरह से। उन्होंने अमेठी तक में सीट अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर दी थी। अमेठी की हालत पर उन्होंने तंज किया था, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि अमेठी की क्या हालत हो गई है, रायबरेली की क्या हालत है। तो ऐसा लग रहा था कि वो अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई। जो कांग्रेस हारी है 3 हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसका झटका सिर्फ कांग्रेस को नहीं लगा है, उसका झटका तमाम रीजनल पार्टीज को भी लगा है। जिन लोगों को बीजेपी से लड़ना है उनको बड़ा झटका लगा है। उनको लग रहा है कि बीजेपी अब बहुत आगे चल रही है और बहुत मजबूत हो गई है, तो अकेले उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात अखिलेश यादव को भी समझ में आई है, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ तालमेल करने के लिए अब राजी हैं, कांग्रेस के साथ वो तालमेल करने को तैयार है। लेकिन सीटों की उनकी अपनी शर्तें हैं। उन्होंने पहले कह दिया कि 65 सीट लड़ेगी। उन्होंने नहीं कहा, उनकी पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि उनकी पार्टी 65 सीट लड़ेगी। तो 65 सीट लड़ेगी तो उसके बाद सिर्फ 15 सीटें बचती हैं। उन 15 सीटों में से राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीट देंगे और कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। तो ये अगर वो कुछ सीटें, वो भी नंबर ऑफ सीट्स की बात है कि 5-6 सीटें और अगर वो बढ़ाते हैं तो ये समझौता अंत में हो सकता है कि 14-15 सीटें कांग्रेस को मिल जाए और 5 या 6 सीटें या 7 सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिले। अगर विनिंग कॉम्बिनेशन में रहे, राष्ट्रीय लोकदल एक बार जब 5 सीटें जीती थी, जिस पार्टी को जो सबसे ज्यादा सीट मिली थी वो 5 सीट थी, तब वो बीजेपी के साथ लड़े थे और 5 ही सीट पर लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे। जबकि कांग्रेस, बीजेपी उस समय उनके साथ लड़ी थी, बड़ी पार्टी थी और सिर्फ 9 ही सीट जीत पाई थी। तो सबको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसमें भी कुछ सीटें एकदम गिनी चुनी सीटें हैं जहां उनका असर है, जहां वो चुनाव जीत सकते हैं। कैराना की सीट है, बागपत की सीट है, मथुरा की सीट है, सबको पता है वो सीटें कौन कौन सी हैं। और फिर उस अलायंस में चंद्रशेखर आजाद जो है, जो भीम आर्मी वाले, उनको भी शामिल करने की बात है और उनके लिए भी एक सीट की चर्चा है कि वो नगीना सीट लड़ सकते हैं। तो ये समझौता अभी नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के, हमको अभी जितने प्रदेश आपने बताए, ये जो 3 प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे आसान हमको उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि सीट समझौता हो जाएगा, क्योंकि 80 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि 80 सीटों पर या 60 सीट पर भी बहुत मजबूत कैंडिडेट, बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट, बीजेपी को टक्कर देने वाला कैंडिडेट उतार दे। वो असर रहा है, एक समय पूरे प्रदेश की वो पार्टी रही है, लेकिन जब पूरे प्रदेश की पार्टी थी तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका फोटे नहीं होता था। तो एक बड़े इलाके में उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उसका फोटे नहीं होता था। तो एक सर्टेन इलाका है, जहां अवध का इलाका हो या रुहेलखंड का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां उनका असर है, जहां वो उनके पास अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं। तो वो सीटों की जिद नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सीटों की जिद नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। और अब उनको समझ में आ गया है, और खासतौर से फिर जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, और यादव को एक मैसेज किया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव बिहार में और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में थोड़े बेचैन हुए हैं। इनको किसी तरह से अलायंस करना है ताकि मजबूती से टक्कर दे सकें बीजेपी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस किस तरीके से सीट शेयरिंग पर बात कर पाता है, एनडीए की क्या तैयारी है और किस तरीके से इंडिया अलायंस एनडीए को 24 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छी टक्कर दे पाता है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। साथ ही साथ हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।